दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के एग्जाम बूस्टर में इस वीडियो में प्रस्तुत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत भारत की विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले भारत की विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नेता कौन हैं? तो निर्गुट आंदोलन या गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस को कार्यान्वित किया था? तो उत्तर है मालदीव में। अगला प्रश्न है, अफ्रो एशियाई देश 5 विचारों वाले पंचशील सिद्धांत पर आधारित एक सामान्य विदेश नीति में एकजुट हुए। ये 5 सिद्धांत कौन हैं? तो गैर आक्रामकता, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, किसी देश के संप्रभुता और अखंडता की मान्यता और परस्पर आदर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो उत्तर है कुल 15 शिखर सम्मेलन दिसंबर 2020 तक हुए हैं भारत और ईयू के बीच। अगला प्रश्न है, भारत के आईसीटी कार्यदल ने एक देश के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है भारत में संयोजकता का भविष्य। तो आईसीटी कार्यदल कहाँ का है? तो उत्तर है ये अमेरिका का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग में कौन एक सदस्य नहीं था? तो यूएसएसआर ये कश्मीर विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, 1980 से पूर्व भारत द्वारा इजरायल को वास्तविक मान्यता प्रदान करने के कारण में भारतीय विदेश नीति का निर्धारक नहीं है। तो उत्तर है भारत की ऐतिहासिक परंपरा। अगला प्रश्न है, 1984 के नाभिकीय निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपीय शांति पहल में वह नेता जिसने हिस्सा नहीं लिया था? तो राष्ट्रपति जियाउल हक ने। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल शांति तथा सुरक्षा 1950 की नेपाली माओवादियों ने आलोचना की थी। इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो संधि असमान प्रकृति की थी, नेपाली पहचान का उभार था और इसमें चीन के साथ समुद्री दूरी जो है समदूरी की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? तो जनसंख्या दोस्तों, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, ये सभी विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। जनसंख्या इसमें शामिल नहीं है। हालांकि विदेश नीति के जो तत्वों में जनसंख्या शामिल होती है। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री जिसने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया था? तो ये इंद्र कुमार गुजराल थे। अगला प्रश्न है, पिछले 7 वर्षों में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ कौन से समझौते किए हैं? तो इसमें भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता और अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध समझौता शामिल रहा है। अगला प्रश्न है, वे विवाद जिनका संबंध भारत और पाकिस्तान से है? तो सियाचिन विवाद और सरक्रीक विवाद ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है? तो यूएस के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना, ये इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति की घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो लुक ईस्ट पॉलिसी, गुजराल सिद्धांत, पोखरण द्वितीय परमाणु विस्फोट और लाहौर बस कूटनीति, ये भारतीय विदेश नीति की घटनाएं कालक्रम के अनुसार हैं। अगला प्रश्न है, भारत का काला पानी भूभागी विवाद किस देश के साथ है? तो ये नेपाल के साथ है। भारत ने पड़ोसी देश चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1954 में। अगला प्रश्न सुमेलन करना है, चीन गलवान की घटना, बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, पाकिस्तान बगलिहार जल विद्युत परियोजना और नेपाल के साथ काला पानी विवाद रहा है फिलहाल में भारत के पड़ोसी देशों के साथ। अगला प्रश्न है, भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते यानी एलबीए पर हस्ताक्षर कब किए? तो वर्ष 2015 में।
अगला है कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कब किए? तो 2011 में। भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौतों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, मास्को टेस्ट बैन ट्रीटी 1963, ताशकंद समझौता 1966, भारत रूस मैत्री संधि 1971 और भू सीमा समझौता 2015। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है और दूसरा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। ये भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत है। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ये मैकमोहन रेखा है। 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये था बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी BECA। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1971 में भारत रूस संधि के समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे लियोनिड ब्रेजनेव। और 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। यह दोई मोई नामक नवीकरण प्रक्रिया के समान थी, जो किस देश द्वारा 1986 में अपनाई गई थी? तो दोई मोई नीति ये वियतनाम द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के मुख्य प्रतिपादक या मुख्य प्रवक्ता कौन रहे हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया? तो 1961 में। कारगिल युद्ध हुआ था कब? तो 3 मई और 26 जुलाई 1999 के मध्य। अगला प्रश्न है, नेताओं का वह समूह जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? तो 3 नेता थे, ये हैं नेहरू, नासिर और टीटो। भारत और नेपाल के मध्य शांति और मित्रता संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1950 में, याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत और चीन ने किस वर्ष पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए थे? तो 1976 में। अगला प्रश्न है कि भारत ने परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ 6वें सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया था कब? तो 1974 में, जब पोखरण में इन्होंने पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? तो 1972 यानी 1972 में। अगला प्रश्न है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण का विवाद किस ब्रिटिश पीएम के हस्तक्षेप से सुलझाया गया था? तो ये थे हैरोल्ड विल्सन। अगला है, भारत का क्रमशः इस देश के साथ न्यू मूर द्वीप और चकमा शरणार्थी विवाद है? तो याद रखिएगा, न्यू मूर द्वीप और चकमा शरणार्थी विवाद बांग्लादेश के साथ है। भारत चीन के बीच सीमा के प्रश्न पर संयुक्त कार्य समूह कब स्थापित किया गया था? तो 1988 में, याद रखिएगा। भूटान और भारत के मध्य 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता और सहयोग की संधि को कब अद्यतन या कब अपडेट किया गया? तो इसको रिन्यू किया गया है 2007 में। पहले ये समझौता 1949 में भूटान और भारत के मध्य जो है हस्ताक्षरित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस के साथ भारत का सैन्य अभ्यास इंद्र श्रृंखला कब शुरू की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर 2003 में। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र का 12वां संस्करण 1 से 13 अगस्त 2021 के मध्य वोल्गोग्राद रूस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और इंडोनेशिया देश के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था भारत द्वारा, ये 1949 में। स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति के निर्धारण के विषय पर अंबेडकर किसके पक्षधर थे? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छे संबंधों के पक्षधर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में है और इस पर रामास्वामी मुदलियार और वीटी कृष्णमाचारी ने साइन किए थे। गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे क्या हैं? तो जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी और समुद्री लूटपाट, ये गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं।
अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है तो ईरान ने। भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता 2011 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग ये भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति जैसे विदेश नीति की पहल की शुरुआत हुई। तो ये पीवी नरसिम्हा राव के समय में। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच 1949 में। अगला प्रश्न है, भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने अफ्रीका फंड की स्थापना की थी? तो राजीव गांधी ने। अगला है कि पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार प्रस्तुत किया था। तो सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने विशुद्ध गुट निरपेक्षता या सच्ची या असली गुट निरपेक्षता का विचार प्रतिपादित किया था? तो मोरारजी देसाई ने। भारतीय विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांत क्या हैं? तो ये देखिए, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे का सम्मान, ये सभी भारतीय विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांतों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया के क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क। अगला प्रश्न है, 25 अफ्रीकी एशियाई देशों ने हिस्सा लिया था कब? तो 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, और यहीं से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का अनन्य अधिकार है किस पर? तो रावी, ब्यास और सतलज नदियों पर। मैकमोहन रेखा स्थित है भारत और चीन के बीच। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे किसके बीच? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत दिया था कब? तो बतौर विदेश मंत्री उन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि भारत दक्षिण एशिया का अपने पड़ोसियों में सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसे जो है एक तरफा रियायतें देनी चाहिए अपने पड़ोसियों को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे है? तो ये अरब सागर में है, ये पाकिस्तान का बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे कब? तो 1992 में। तीस्ता जल विवाद किसके किसके बीच है आपको बताना है, तो याद रखिएगा, तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। सही सुमेलन करना है। भारत की विदेश नीति का निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। रूस के पुतिन हैं। पंचशील, चीन के साथ भारत के समझौते हुए थे, और आज़ाद हिंद फौज, ये सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता 2007 में हस्ताक्षरित हुआ। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला 2001 में। वाजपेयी की बस कूटनीति 1999 और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ताशकंद समझौता के समय भारतीय पीएम लाल बहादुर शास्त्री। शिमला समझौता इंदिरा गांधी के समय में, और पंचशील समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बना, उस पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो तिथि याद कर लीजिए, 1954 में। अगला प्रश्न मिलान करना है। 1962 के बाद भारतीय विदेश मंत्री द्वारा चीन का पहला दौरा, तो मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। बस कूटनीति अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, और आर्थिक उदारीकरण पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा ये नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा डॉक्ट्रिन या इंदिरा सिद्धांत को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है, क्योंकि इसमें किसको परिभाषित किया गया है? तो उत्तर है, भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है इंदिरा सिद्धांत में।
अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए वह नेता जिन्होंने ये कहा था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग और सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का वह निर्धारक जो भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजरायल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं था। तो ये था भारत का इतिहास और परंपरा। और भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग के सदस्य देश कौन थे? तो ये थे अर्जेंटीना, यूएसए और कोलंबिया। अगला प्रश्न है, वह कारण जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए थे? तो ये था तीस्ता नदी जल विवाद। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति को सबसे कम प्रभावित करता है? तो देखिए, अन्य जो विकल्प हैं वो देशों के नाम हैं, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, मध्य प्रदेश इनको कम प्रभावित करता है क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का स्टेट है। भारत की विदेश नीति के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी मान्यताएं हैं, वो उसमें वो आच्छादित है। पंचशील का सिद्धांत 1954 में शामिल नहीं है क्या? तो परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना, ये पंचशील के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 1, 2, 3 सैन्य परमाणु समझौते पर किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं? तो 1, 2, 3 समझौता अमेरिका और भारत के बीच का है। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो शांति और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, ये पंचशील सिद्धांत की विशेषता है। वे देश जिनके बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और चीन हैं। और देखिए, निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करने की सुविधा, जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये प्लान्ड इकोनॉमी या नियंत्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह संस्था जो भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकती है? वो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद। भारत ने एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, किस कारण से? क्योंकि भारत कहता है कि एनपीटी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के नेहरूवादी दृष्टिकोण की गलत विशेषता क्या है? तो भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे महाशक्तियों के साथ अधिक व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कार्य करना चाहिए। ये नेहरूवादी दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, गुजराल सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में परस्पर लाभ की मांग नहीं करना बल्कि उनको कुछ रियायतें देना, ये गुजराल सिद्धांत की विशेषता है। अगला प्रश्न है, वे कारक जिन्होंने भारत को अपनी पश्चिम एशिया नीति के भाग के रूप में इजरायल के साथ 1948 से 1991 तक अच्छे संबंध रखने से वंचित किया? तो वो कौन से कारण थे? पहला कारण तो ये था कि भारत देश में बड़े मुस्लिम समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता था। दूसरा, भारत सोवियत संघ और साम्यवादी गुट से अच्छे संबंध रखना चाहता था। और तीसरा, भारत पश्चिम एशिया से तेल और पेट्रोलियम की आपूर्ति बिना रुकावट चाहता था, इसलिए उसने इजरायल के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए थे। अगला प्रश्न है, वह परियोजना जो भारत आसियान संबंधों से नहीं जुड़ी है? तो ये मांगदेचू परियोजना है। भारत के ईरान और अफगानिस्तान के साथ हाल में हुए चाबहार बंदरगाह समझौते के संबंध में सही कथन क्या है? तो इससे मध्य एशिया की ओर भारत की पहुंच सुविधाजनक होगी और यह इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ भूमि विनिमय के लिए ऐतिहासिक भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश से। प्रतिष्ठित यल देवी ट्रेन सेवा जो है श्रीलंका में भारत की मदद से 24 साल बाद बहाल किया गया है। दो महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें इसे बहाल किया है, तो जाफना और कोलंबो में। पंचशील या भारत की विदेश नीति के 5 सिद्धांतों में जो प्रमुख रूप से निहित हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, ये पंचशील के सिद्धांत प्राचीन बौद्ध साहित्य से लिए गए हैं। भारत के विदेशी मामलों के पहले मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होने के साथ विदेश मंत्रालय के भी प्रभारी थे। अगला प्रश्न है, लुकिंग ईस्ट या लुक ईस्ट पॉलिसी नीति है। इसका तात्पर्य एक ऐसी विदेश नीति से है जिसका झुकाव हो किधर? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ।
अगला प्रश्न है, कांगो संकट में जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत की सराहना की गई थी, वो था शांति स्थापित करने का कार्य। अगला प्रश्न है कि भारत ने अब तक 2 संप्रभु राष्ट्रों को सैन्य मदद दी है, कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव को। और देखिए, नवंबर 2014 में एक सीमा पार बस सेवा परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में डीटीसी के द्वारा किन स्थानों को शुरू की गई थी? तो ये दिल्ली और काठमांडू के बीच। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत कब अस्तित्व में आया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है वर्ष 1996 में। भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी नीति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इंद्र कुमार गुजराल को, और उनके सिद्धांत को गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, MTCR का सदस्य नहीं है। तो MTCR इसका फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। चीन इसका सदस्य नहीं है और भारत इसका सदस्य देश है। अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु शक्ति निवारक पर प्रभाव है। तो कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता। सुरक्षा परिषद का 7 बार सदस्य कौन बना है? तो अब जान लीजिए दोस्तों, सुरक्षा परिषद का 7 बार सदस्य भारत बना है और जनवरी 2021 में, देखिए जनवरी 2021 में 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार कौन बना था? तो ये जापान है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य हैं। क्या क्या? तो 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका, अहिंसक तथा मानवोचित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में आंदोलन, और अंतर्राष्ट्रीय विकास के सतत तथा अपेक्षाकृत न्याय संगत पैटर्न के लिए स्थितियों को बढ़ावा देना। ये यूएनओ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश मुक्त युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1971 में। और देखिए, 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के बाद कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी? तो अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की भर्त्सना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोटों की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित किया, और अमेरिका तथा उसके सामरिक सहयोगियों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अगला प्रश्न है, भारत ने कार्यनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ? वियतनाम, सेशेल्स, मंगोलिया और सिंगापुर के साथ। अगला प्रश्न है, भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार या रीजनल पार्टनर कब बना? तो 1992 में। भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर या वार्ता भागीदार कब बना था? तो 1996 में। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल क्या है? तो इसका नाम है प्रोजेक्ट मौसम। संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कौन बना है? तो भारत दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का अब सदस्य है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद ने पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी कब? तो 1948 में। AB वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये शिखर सम्मेलन 2004 में हुआ था। अगला प्रश्न है, आसियान से भारत जो है किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है? तो आसियान से भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के संबंधों की पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापकता और विस्तार का पक्ष पोषण करती है। क्या? तो ये है भारत की पश्चिम दृश्य या पश्चिम की ओर देखो लुक वेस्ट पॉलिसी। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण जाना जाता है किस रूप में? तो ये मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। अगला है, वह देश जिससे भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया है? तो ये जापान से। और 2017 में संयुक्त राष्ट्र की किस कार्यकारी मंडल पर भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया था? तो यूनेस्को के। अगला प्रश्न है, भारत ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षरित किया है किसके साथ? तो ये रूस के साथ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय यूनियन के व्यापार संबंधों के प्रोत्साहन के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया गया है? तो ये निवेश सुसाधन क्रियाविधि को। अगला प्रश्न है, NPT और CTBT यानी NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और CTBT यानी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इस पर भारत की स्थिति क्या है?
तो भारत ने इनमें से किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि वह इसको भेदभावपूर्ण मानता है। अगला प्रश्न है, भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो 1992 यानी 1992 में। ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय कब संपन्न हुआ था? तो पोखरण प्रथम 1974 में और पोखरण द्वितीय 1998 में ये परीक्षण किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाल का कब्जा अंतिम रूप से समाप्त हुआ था कब? तो 1961 में। और देखिए दोस्तों, कुलभूषण जाधव फांसी रोक के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 11 जजों की पीठ में भारतीय जज कौन थे? तो न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी थे। भारतीय प्रत्यर्पण विधि अस्तित्व में कब आई थी? तो 1962 में भारतीय प्रत्यर्पण विधि अस्तित्व में आई है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता क्या है? तो शांति की नीति, शांति प्रिय साधनों की नीति और पंचशील, ये भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह रेखा जिसके साथ भारत सरकार ने हाल में प्रतिरोध का एक चिन्ह के रूप में एक 1800 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण करने का निर्णय लिया है। तो मैकमोहन रेखा पर, जो कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। पहली बार पोखरण परमाणु परीक्षण किए गए थे कब? तो 1974 में। अगला प्रश्न जो है ये सुमेलन करना है। पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति का जो है शुरुआत किया था। मोरारजी देसाई ने वास्तविक असंलग्नता या असली गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया और राजीव गांधी के समय में 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, विदेश नीति के निर्धारकों में शामिल नहीं किया जाता है किसको? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये कथन प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक J.R. चाइल्ड का कथन है। इनका कहना है कि वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का आधारभूत तत्व है या सारभूत तत्व है। J.R. चाइल्ड का कथन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जाने वाले TGT, PGT, LT ग्रेड, प्रवक्ता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF आदि परीक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।